हेलो मेरे प्यारे जूनियर्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो आज की क्लास का हमारा थॉट है यू आर स्ट्रोंगर देन यू थिंक। यानी कि आप जितना सोचते हो ना अपने आप को, उससे ज्यादा स्ट्रोंगर हो आप। हम कई बार क्या होता है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम ऐसे बार बार अपने आप से नेगेटिव बोलते रहते हैं कि यार मैं तो इतने मार्क्स ला ही नहीं पाऊंगा, मैं 700 मार्क्स तो मैं ला ही नहीं सकता, ये चीज तो मैं मेरी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इस तरह से बार बार नेगेटिव बोलते रहने से क्या होता है कि हमें हमें अपनी स्ट्रेंथ, हमें अपनी पावर्स का असली अंदाजा ही नहीं पता चल पाता। जबकि अगर हम अपने लिए पॉजिटिव रहें तो हमारे अंदर इतनी पावर्स हैं जिनको हम यूज करके हर वो मुकाम हासिल कर सकते हैं जो हमने सिर्फ सोचा है, और उसको हम रियलिटी भी बना सकते हैं। ओके, तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, अपने आप के प्रति नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो। तुम्हारी स्ट्रेंथ बाहर निकल के जब ही आएगी जब तुम पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तो ओके। तो इसी थॉट के साथ हम क्लास शुरू करते हैं। मैं आज की क्लास में पिछली थर्ड क्लास में जो भी पढ़ाया था उससे आगे का कंटिन्यू करती हूँ। मैंने पिछले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कॉमन फोर्सेस ऑफ मैकेनिक्स क्या है। जैसे हमने वेट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब हम टेंशन के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो टेंशन क्या होता है? टेंशन का मतलब होता है कि व्हेन एनी बॉडी इज अटैच्ड टू द स्ट्रिंग और रोप। स्ट्रिंग में कोई भी रस्सी, धागा, कोई भी पतला सा तार, इस तरह की चीजें, ये सब क्या आती है? स्ट्रिंग वगैरह, रस्सी वगैरह, इन सब से कोई कनेक्ट है अगर बॉडी, तब उसमें एक टेंशन डेवलप होती है। जैसे कि मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और फिर ये एक ऐसे रस्सी से अटैच्ड है। तो फिर क्या होता है कि जब हमने इस रस्सी पे ऐसे करके फोर्स लगाया, तो जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये रस्सी जो होगी वो एकदम से स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई। तो मैंने क्या किया भाई, अब इसके अंदर टेंशन डेवलप हो गई। तो इस ये जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी? जितना फोर्स आपने लगाया उतनी ही टेंशन इसके अंदर डेवलप होगी। कहाँ डेवलप होती है? रस्सी, स्ट्रिंग जो होती है उसी में ही टेंशन डेवलप होती है। तो टेंशन वाला फोर्स जब ही लगेगा जब रस्सी या फिर स्ट्रिंग की बात की जा रही होगी। ठीक है, अब दूसरा सवाल बच्चों के मन में आता है कि आखिर इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है। तो डायरेक्शन के लिए अभी हम अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। तो अगर मैं कहूं मैंने यहाँ पर टेंशन की डायरेक्शन ये बनाई है इस तरह से, इधर के हिसाब से मैं देखूं तो मैंने टेंशन की डायरेक्शन ये बना दी है। ठीक है, तो आखिर कैसे किए बनाते हैं हम टेंशन की डायरेक्शन, उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहते हैं कि ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि ये जो टेंशन होती है वो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से अवे लगती है, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये दो की पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा अवे रखती है। तो कैसे है, चलो फिर से बना के देखते हैं इसी फिगर को। ये रहा मेरा ब्लॉक, फिर उसके बाद इससे हमारी ये रस्सी अटैच्ड है। तो मैंने क्या किया, इस पे भाई इस तरह से फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया। ठीक है, तो अब हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? ये देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब तुम एक बात सोचो, ये जो रस्सी थी, इस रस्सी को, ये जो हमारी रस्सी है, इस रस्सी पर हमने कांटेक्ट कहाँ पे किया होगा? यहीं पर तो पकड़ा होगा किनारे पे। जैसे अगर मैं मान लूंगी ये रस्सी थी तो मैं इसके यहाँ किनारे पे ही तो पकड़ूंगी, यहीं पकड़ के तो खींचूंगी। तो यही वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। फिर यहाँ पकड़ के मैंने फोर्स लगाया। तो ये चीज क्या थी मेरी? दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो ऐसे ही यहां पर ये देखो, जहां पर ये ब्लॉक और रस्सी, ये ब्लॉक है मास एम का, ये ब्लॉक और रस्सी जो है वो कहां पर, जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, ये क्या है? इनका कांटेक्ट हो रहा है। ये भी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनसे हमेशा दूर जाते हुए, तो अगर मैंने पहले वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया था उससे दूर जाते हुए टेंशन ऐसे लग जाएगी। इस ब्लॉक वाले के पास है जो टेंशन, तो हम इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाते हुए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाते हुए, ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है। ठीक है, तो टेंशन की डायरेक्शन लगाना ही सीखना सबसे पहले जरूरी होता है, किस डायरेक्शन में हमें टेंशन लगानी है, किसने नहीं लगानी है। ठीक है, अब अगला पॉइंट आता है मेरा कि इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस, तो क्या की पॉइंट है मेरा यहाँ पर? की पॉइंट है हमारा मासलेस स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमारी स्ट्रिंग जो है वो मासलेस है तो टेंशन एट ऑल द पॉइंट्स विल बी सेम। टेंशन क्या होगी? हर पॉइंट पर क्या होगी? सेम रहेगी। टेंशन जो रहेगी वो सेम रहेगी। ठीक है ना, हर पॉइंट पर टेंशन जो होगी वो सेम रहेगी। अगर स्ट्रिंग मासलेस होगी तो टेंशन होगी वो सेम रहेगी। तो अभी जैसे जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन देखा, पिछला फिगर देखा था, ये वाला फिगर देखो, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये वाला फिगर हमने देखा, तो इस तरह से मैंने यही तो बना रही थी मैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा
कि हमने इस पे फोर्स लगाया है इस पे। तो अगर ये मेरी मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग, तो क्या होगा कि इस पर किसी भी पॉइंट पर बात कर लो तुम, किसी भी पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट पर सेम टेंशन होगी, सेम वैल्यू होगी। डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ये जैसे अभी पहले वाले पॉइंट में बताया। वैल्यू कैसे देखते हैं, ये मासलेस है या नहीं है इस बात पे डिपेंड करती है, ठीक है। अगर तुम्हें देखो, ये हो गया हमारा क्लियर। अभी हम जैसे हमने कहा कि हम चलो पुली वाले केस देखते हैं, हमें ऐसे वाले में समझ नहीं आ रहा, तो हमने कहा कि ये पुली हो गई, और फिर उसके बाद हमने कहा ये हमारी रस्सियां टंगी हैं, ठीक है, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, ऐसे करके रस्सी है ये मेरी, फिर उसके बाद ये मैंने अपने ब्लॉक्स लगा दिए इसके ऊपर, ठीक है। तो अब ये जो रस्सी होगी वो रस्सी क्या होगी, इस पुली के ऊपर से ही तो गुजर के जाएगी। पुली समझते हो क्या होता है, व्हाट इज पुली। पुली का मतलब जैसे कुछ बच्चों ने देखा हो गांव में क्या होता था, पहले कुएं में से पानी निकाला जाता था, तो जब कुएं में से पानी निकालते थे ना तो एक पुली लगी होती थी और उसके ऊपर से रस्सी ऐसे करके आती थी, तो वो पुली वाला वो कॉन्सेप्ट होता था पुली का, है ना। तो लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट के अंदर भी पुलीज लगी होती है, पुली की वजह से ही, पुली का मतलब है कि एक गोल जैसा स्ट्रक्चर रहता है, एक गोल सा स्ट्रक्चर होता है, और ये अपनी ही जगह पे गोल गोल घूमता है, और इसके ऊपर से हम रस्सी डालते हैं, ठीक है। ये चीज तुम नहीं तो ऐसे आराम से गूगल पे डालना पुली, पुली का स्ट्रक्चर, तो फिर आराम से तुम्हें पुली के काफी सारे फोटोज वगैरह दिख जाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा एक बार फोटो देखोगे तो, है ना। तो इधर देखो ये m, सपोज इसमें का मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। तो इस पे m1g लग रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, m1g मास लग रहा है, आप इस पे वेट, ये इस पे m2g, ठीक है। तो इनमें क्या होगा, टेंशन डेवलप होगी, टी टेंशन, टी टेंशन, इसमें भी टी टेंशन, इसमें भी टी टेंशन, इस तरह से क्या है। अभी देखो ये सेम स्ट्रिंग है, ये सब जगह सेम है, सेम स्ट्रिंग है, और कैसी है ये, मासलेस स्ट्रिंग है, तो फिर क्या है, सब जगह टेंशन हमने क्या बनाई है, सेम बनाई है, ठीक है। अच्छा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाली बात, अगर हम यही चीज, यही वाला जो फिगर है, इसी को उठा के जरा ऊपर ले चलो, मतलब इसी को ऊपर ले चलें, तो हम यहाँ पर बात करें जो हमने अभी डायरेक्शन ऑफ टेंशन, मैंने जैसे यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ टेंशन बनाई है, तो अब तुम एक बात देखो कि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या क्या है, इसको बड़ा करके दिखाऊं मैं, तो ये देखो ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है। जब ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो इससे हमेशा दूर जाते हुए टेंशन बना दी। फिर यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से डायरेक्शन टेंशन की हमने ऐसे बनाई, इस वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से हमने डायरेक्शन ऐसे बनाई, ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से हमने डायरेक्शन ऐसे बनाई। क्लियर है इतनी बात। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा दूर जाते हुए ही हम टेंशन की डायरेक्शन बनाते हैं, और जिसे टेंशन की डायरेक्शन बनाना आ गया तो वो काफी हद तक चीजें को संभाल ले जाएगा, ठीक है। अब देखो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता है पुली और स्ट्रिंग के बीच में, ठीक है, ये पुली है गोल गोल येलो कलर से जो बनाई है, और ये ब्लू कलर की जो जा रही है वो क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, इनके बीच में कोई भी अगर फ्रिक्शन नहीं है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली, तो क्या होगा, ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली टेंशन जो होगी वो सेम रहेगी। तो मेरा क्लू पॉइंट यहाँ मुझे क्या मिल रहा है, टेंशन जो होगी वो बोथ साइड्स क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। ये मेरे क्लू पॉइंट्स हैं। तो फिर अब तुम देखो क्या होगा, अब चलो टेंशन की डायरेक्शन तो तुम बना ही लोगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रहा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना लिए हमने, ठीक है। तो ये इसका m1g नीचे लगेगा, इस पर m2g नीचे लगेगा, ठीक है। इसमें टेंशन बनाएंगे तो यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, तो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन जो है वो पुली और स्ट्रिंग के बीच में जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन 0 है, ठीक है। फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन एब्सेंट है, एब्सेंट लिख देते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन एब्सेंट, फ्रिक्शन एब्सेंट है, इसीलिए क्या है, टेंशन सब जगह दोनों साइड सेम है, पुली के दोनों साइड सेम है, ठीक है। अभी हमने कहा कि नहीं भाई, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन प्रेजेंट एंड द स्प्रिंग, अब फ्रिक्शन प्रेजेंट है एंड स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग हैज सम मास, हैज सम मास, मतलब स्ट्रिंग के पास मास है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, ठीक है, स्ट्रिंग मासलेस नहीं है। तो कंडीशन क्या होगी बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि पहली बात,
पहली बात की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हिसाब से मैं टेंशन की डायरेक्शन ऐसे बनाऊंगी, ये टेंशन की डायरेक्शन ऐसे बना दी, ठीक है। तो एक पॉइंट पर अगर टेंशन में T1 बनाइए तो दूसरे पे T2 बनाएगी एक ही रस्सी में। क्यों? इसका जवाब है क्योंकि स्ट्रिंग के पास मास है। अगर मास लेस होती तो एक ही इस रस्सी में एक साइड में ही T1 ही रहती, ठीक है। अभी यही, अब दूसरी साइड क्या होगा, यहाँ T3 लिख देंगे, यहाँ पे T4 लिख देंगे। क्यों? अब हर पॉइंट पर टेंशन बदलती जाएगी। क्यों बदलती जा रही है? क्योंकि स्ट्रिंग के पास मास है। पुली के इस साइड और इस साइड क्यों बदल रही है टेंशन? क्योंकि पुली के और रस्सी के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सब केसेस हमारे क्वेश्चंस में आते नहीं है नीट के क्वेश्चन में, साफ बात है। तो नीट के क्वेश्चन में आते हैं ऐसे, नीट में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें केस ऐसा आता है, फ्रिक्शन भी एब्सेंट होता है और मासलेस पुली होती है। मासलेस पुली होगी और फ्रिक्शन जो होगा वो एब्सेंट होगा, फ्रिक्शन एब्सेंट होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे दिमाग लगाने की कोई टाइम जरूरत भी नहीं है, आराम से बस इसको समझो, बस इतना ही समझना है, ठीक है। अच्छा, ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल फिगर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो स्प्रिंग फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, जब स्प्रिंग होगी तभी तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा। अच्छा, तो स्प्रिंग फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मैंने ये इस तरह से बनाया, ये ऐसे बनाया, ठीक है, और इससे मेरी क्या है, यहाँ पे ये स्प्रिंग अटैच्ड है और ये स्प्रिंग इस तरह से, ये स्प्रिंग इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है। और हमारा इस पे हमने अपना, ये स्प्रिंग इस तरह से नॉर्मल स्प्रिंग है और इसकी स्प्रिंग की लेंथ जो है वो इस तरह से ये एल लेंथ है, ठीक है, एल लेंथ है। तो अब क्या हो रहा है कि मैंने क्या किया, ये इसी स्ट्रिंग का, अब दूसरा वाला केस लूंगी, इसी स्प्रिंग को मैं क्या करूंगी, स्ट्रेच, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेच कैसे होगी? जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, देखो अभी फोर्स लगा के दिखाती हूँ, इस तरह से ये हो गई। तो ये जो ऊपर वाली स्प्रिंग थी नॉर्मल केस में, अगर मैं इसको पकड़ के खींचूं इधर, तो फिर क्या होगा कि इसको मैंने पकड़ के खींचा तो फिर भाई मैंने इस पे क्या किया, इधर फोर्स लगाया है, तो फिर क्या हुआ, पहले ओरिजिनली ये लेंथ थी यहां तक, अब कहां पे आ गई, ये वाला लेवल आ गया। इसका मतलब इतनी स्ट्रेचिंग हो गई, ठीक है, इतना क्या हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, इतनी खिंच गई है इस पे। तो अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, मान लेते हैं कि अब ये इसकी लेंथ जो है वो एल डैश हो गई, ठीक है। तो x क्या था, अब नई लेंथ आ गई है ना, तो x क्या है मेरा, व्हाट इज x, x इज द एक्सटेंशन, x इज एक्सटेंशन। तो क्या होता है, जब भी हम किसी स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हैं, ये क्या है, मेरा अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, ये क्या है, मेरा अप्लाइड फोर्स है। तो जब भी हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं तो हमेशा हमेशा क्या होता है, इसका कौन दूसरा कलर लेते हैं ना, ये लेते हैं। तो जब भी हम जब भी हम अप्लाइड फोर्स लगाते हैं स्प्रिंग पर, तो स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, स्प्रिंग के अंदर फोर्स जनरेट होता है, जिससे मैं एफ एस नाम दे देती हूँ, जो कि क्या हो गया, मेरा स्प्रिंग फोर्स हो गया, ठीक है। तो एफ एस क्या है हमारा, एफ एस इज द स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। ये स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो जाता है जब भी आप स्प्रिंग को पकड़ के खींचोगे, तो स्प्रिंग के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स डेवलप होगा जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स होता है एफ एस, ये बराबर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स के। मतलब जितना ज्यादा खिंच जाएगा उतना ही ज्यादा, मतलब तुम स्प्रिंग को पकड़ के जितना ज्यादा खींचोगे, जितना ज्यादा तुम खिंचाव कर दोगे स्प्रिंग में, उतना ही ज्यादा अपोजिट फोर्स स्प्रिंग के अंदर जनरेट होने लगेगा। तो अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, के एक्स लिख देते हैं, एफ इक्वल टू के एक्स, हेयर एक्स इज के इज इक्वल टू क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो के तो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि स्प्रिंग की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अल्टीमेटली एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो यही चीज मुझे ध्यान रखनी है, एफ इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है। तो ये स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है, ये एफ एस लिख देते हैं हम इसे, एफ एस, ठीक है, एफ एस। और यही एफ एक्स क्या रहता है, जब भी इस तरह से फोर्स लगा रहे हैं तो ये एफ एस जो होगा वो अप्लाइड फोर्स के हमारे बराबर रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा। अब इन दिस कंडीशन हमारा F इज इक्वल टू एफ एस रहेगा। तो हमें कितना फोर्स लगा, मतलब हमने F, जितना हम F लगाएंगे, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही इसमें एफ एस डेवलप होता जाएगा। और ये एफ एस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए हम एफ इज इक्वल टू एफ एस और एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है।
तो ये क्लियर हो गई इतनी बात। अब ये हमने बेसिक बेसिक पढ़ा है, अभी इनको अप्लाई करते जाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, कैसे बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, आखिर मतलब क्या है फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब FBD, FBD व्हाट इज FBD। तो FBD यानी कि एक ऐसा डायग्राम दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द फोर्सेस, यानी कि कोई भी बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस अगर लग रहे हैं तो एक ऐसा डायग्राम बना दो जिस डायग्राम में वो सारे फोर्सेस हमें दिखाई दें, तो हम उसे क्या कहेंगे, उस बॉडी का ये फ्री बॉडी डायग्राम है। तो फ्री बॉडी डायग्राम इज द डायग्राम इन विच ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी रिप्रेजेंट, सारे फोर्सेस जो है वो रिप्रेजेंट होते हों, ठीक है। तो इसके लिए मैं तुम्हें कुछ डायग्राम्स देती हूँ, उनके तुम क्या बनाओगे, मुझे फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। ये हमने कहा कि हमारी एक टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी टेबल है और ये हमारा ब्लॉक है। तो अब बताओ इस ब्लॉक के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे। तो अगर मुझे बताना है कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ FBD ऑफ ब्लॉक क्या होगा, FBD ऑफ ब्लॉक क्या होगा, कैसे बनाएंगे FBD ऑफ ब्लॉक। तो हम क्या करेंगे भाई, पहले तो इस ब्लॉक को करो अकेला, तो ब्लॉक को पकड़ो ऐसे, ठीक है। अब तुम सोचो कि यहाँ पे हो क्या होगा, अभी ब्लॉक का मास है m, ठीक है, ब्लॉक का मास है m, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा होगा क्या, mg तो लगा ही देना है, ग्रेविटी का फोर्स तो हमेशा ही लगता है। दूसरी बात, ये इस टेबल के कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स लगता था, तो क्या लग जाएगा, ऊपर की तरफ हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो जब कांटेक्ट में है तो इसकी वजह से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लॉक है इसके ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है इस पे नॉर्मल, और नीचे की डायरेक्शन में इस पे लग रहा है mg। तो ये हो गया हमारा इसका फ्री बॉडी डायग्राम, सिंपल इतनी सी बात। अच्छा एक बता, मैंने तुम्हें क्या क्या पढ़ाए थे, वेट, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। अब बताओ यहाँ टेंशन लगेगी क्या, मैंने क्या बोला था, टेंशन कब लगेगी, जब कोई रस्सी स्ट्रिंग, क्या इसमें रस्सी स्ट्रिंग जैसा कुछ है, नहीं है, तो फिर नहीं लगेगी। क्या स्प्रिंग फोर्स लगेगा, क्या यहाँ पे स्प्रिंग दिखाई दे रही है, नहीं है, तो स्प्रिंग फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ वेट और नॉर्मल लगेगा, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो वही चार फोर्सेस हैं, वही लगने हैं और कुछ नहीं लगेंगे, ठीक है। चलो पहला क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं, पहला। दूसरा बना के बताओ, चलो दूसरा मैंने कहा कि एक फिगर में बनाती हूँ, उसका बनाना है। जैसे हमारा फिगर है इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से ये फिगर है और एक सर्कुलर सा ये रखी हुई है इस तरह कोई बॉडी, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि यहाँ पे ये m मास की बॉडी रखी हुई है, तो बताओ इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे। पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आंख बंद करके बिल्कुल mg लगा देंगे नीचे की तरफ वर्टिकल, ठीक है, mg लगा दिया। पहला वेट तुमने कर लिया, पहला चार फोर्सेस है, वेट, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, वेट, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग, वेट क्लियर हो गया, हटाओ अब बात, अब आते हैं नॉर्मल पे। अब नॉर्मल देखने के लिए कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट में, यहाँ कॉन्टेक्ट है, यहाँ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो ये अब तुम्हें लग रहा हो ये चिपक नहीं रहा है, अरे चिपक ही रहा है, मतलब कॉन्टेक्ट में ही है, देखो अब तो ठीक है ना, अब कॉन्टेक्ट में है। तो कहाँ कहाँ कॉन्टेक्ट है, यहाँ कॉन्टेक्ट है और यहाँ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ जहां अब ये कॉन्टेक्ट वाली सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर, ये कॉन्टेक्ट वाली सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट वाली सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही हमेशा क्या लगता है, चलो छोड़ो जी, इस मास को यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही नॉर्मल रिएक्शन लगता है, तो इधर मैं n1 मान लेती हूँ और ये n2 मान लिया, क्यों, क्योंकि ये अलग एक सरफेस, ये अलग सरफेस है, ये अलग सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस ये थी तो इसके परपेंडिकुलर, सरफेस ये थी तो इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। तो दो, अब हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अगर हम इसका। तो फ्री बॉडी डायग्राम देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने भले ही यहाँ पर ये ब्लॉक को ऐसा करके स्क्वायर शेप बना दिया है, लेकिन असल में फ्री बॉडी डायग्राम ये कहता है कि आप जो भी बॉडी है जिस पे बना रहे हो उस पे उसको आप एक पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो हम इस ब्लॉक को पॉइंट मास की तरह रिप्रेजेंट करते हैं
और इस पे लगाते हैं नीचे की तरफ mg, ऊपर वाला पहले वाला केस कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे ऊपर की तरफ नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अभी उसके बाद अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये जो स्फीयर रखा हुआ था, तो इस फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखें तो वो क्या होगा मेरा, तो मैंने ये बनाया अपना स्फीयर इधर, और इधर इसके ऊपर नीचे की तरफ लग रहा है mg, ठीक है, और इधर की तरफ इस तरह से लग रहा है n1, और इधर की तरफ इस तरह लग रहा है n, ठीक है, समझ में आ गई। ये n1 ऐसे लग रहा है तो ये n1 ऐसे लगा दिया, ये n2 ऐसे लग रहा है तो ये n2 ऐसे लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे फोर्सेस शो कर दिए। और बना के देखते हैं। अभी मैंने कहा कि मान लो कि एक इस तरह से ये सरफेस है हमारी एक, उसके ऊपर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फिर एक और ब्लॉक रखा हुआ है, ये दो ब्लॉक रखे हैं। तो अब हम कैसे बनाएंगे, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो ब्लॉक ए ब्लॉक बी के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं तुम्हें। चलो बताओ, तीसरा केस है ये। तो फ्री बॉडी डायग्राम, ये फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा। तो पहले ब्लॉक ए को देखो, तो ब्लॉक ए को अगर तुम नोटिस करोगे तो उसके ऊपर मैं ब्लॉक ए को सेपरेटली बना लूं अगर, तो ये ब्लॉक ए को बना लिया मैंने सेपरेटली, तो इसके साथ क्या क्या हो रहा है, इसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा mg, तो मैं mag कर दूं, मास लगेगा। अब mg तो लगेगा ही, वेट तो हो गया। फिर उसके बाद ये इस तरह से कांटेक्ट में है, तो इसका मतलब नीचे से इसके ऊपर, नीचे नीचे से कांटेक्ट में है ना, जैसे ये समझ लो कि जहां से कांटेक्ट में है वहीं से फोर्स आना है। जहां से, जैसे मैं कहूं कि अगर मैं, जैसे सपोज करो हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, अगर हमारी सीट जो है वो, मैं 3 लोग वाली सीट है, ठीक है, तो मैं बहुत बेसिक सा एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे ये एक सीट है, एक सीट, दो सीट और 3 सीट, मतलब क्लास में 3 सीट है, एक रो में तीन तीन स्टूडेंट बैठ सकते हैं, ऐसी सीट है। तो अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, जैसे मैं समीक्षा, एस फॉर समीक्षा, यहाँ बैठी हूँ, तो फिर क्या होगा, मैं किस साइड से कांटेक्ट में हूँ बताओ, अपनी फ्रेंड के किस साइड से, इस साइड से कांटेक्ट में हूँ, तो मुझे इस साइड से एक फोर्स मिलेगा। वो मुझे इसी साइड से तो पुश कर सकती है, अगर वो मुझे फोर्स लगाए, धक्का लगाए, तो वो इस साइड से फोर्स लगा सकती है कि नहीं, ठीक है। अभी ये बात हो गई। फिर अगर मैं कहूँ कि नहीं, मैं यहाँ बैठी हूँ, बीच में बैठी हूँ, तो मुझे कहाँ कहाँ से फोर्स लग सकता है, तो अगर मेरी फ्रेंड इस साइड है तो वो मुझे इधर से भी फोर्स लगा सकती है और वो इधर से भी लगा सकती है। क्यों, क्योंकि अब मैं दोनों साइड से कांटेक्ट में हूं ना, दोनों साइड से, ठीक है। क्लियर, समझ रहे हो इस बात को। अब देखो इधर, अगर मैं इधर बैठ जाऊं तो मैं कांटेक्ट में किधर साइड से हूं, उधर साइड से, तो जिस साइड से कांटेक्ट में है उस साइड से फोर्स आना है। कौन सा वाला, नॉर्मल रिएक्शन वाला, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये ए वाला ब्लॉक जो है, ए वाले ब्लॉक पे नजर डालो, ये किधर से कांटेक्ट में, नीचे से कांटेक्ट में, तो नीचे वाली सरफेस से कांटेक्ट में, तो नीचे की तरफ से ऊपर आएगा फोर्स, तो नीचे की तरफ से ऊपर आएगा फोर्स, क्या मान लेते हैं, N1 मान लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, बस ब्लॉक ए का है, ठीक है। अब ब्लॉक बी की बात करो, तो ब्लॉक बी की बात करते हैं। ये हो गया ब्लॉक बी। अब ब्लॉक बी पे एक आंख बंद करके एम जी तो लगा ही दो, एम बी जी, मास ऑफ ब्लॉक बी, तो एम बी, ठीक है। अब ब्लॉक बी जो है वो कहाँ कहाँ से कांटेक्ट में है बताओ। एक तो ब्लॉक बी ऊपर से कांटेक्ट में है, ब्लॉक बी नीचे से, जैसे अभी अभी मैंने तुम लोगों को बताया ना, ऐसे ही है, 3 सीट्स हैं, अब मैं यहाँ बीच में बैठी हुई हूँ, ठीक है, तो मैं इधर साइड से भी कांटेक्ट में हूँ, उधर से भी कांटेक्ट में हूँ, तो ये लेफ्ट साइड से कांटेक्ट में हूँ, तो लेफ्ट साइड से मेरी तरफ फोर्स आएगा, राइट साइड से कांटेक्ट में हूँ, तो राइट साइड से मेरी तरफ फोर्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ब्लॉक बी जो है वो ऊपर से कांटेक्ट में, तो ऊपर से इसकी तरफ फोर्स आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, मैंने क्या कहा, यही यही सरफेस तो यही वाली है ना, सॉरी, ये वाला जो सरफेस है कांटेक्ट में, यही तो सरफेस थी, इसी की वजह से तो इस पे N1 ऊपर की तरफ लग रहा था। ये जो हम N1 है यहाँ पर, इस तरह मैं इसको नीचे से लगा के दिखाती हूँ, ये जो N1 होगा बिल्कुल ऐसे आएगा, ठीक है। तो बी वाले ब्लॉक पर भी कैसे लगेगा, नीचे की तरफ ऐसे, ऊपर ये वाली सरफेस से, देखो मैं कहां से शुरू किया मैंने, ऊपर वाली सरफेस से, N1, ये वाली सरफेस से, यही यही वो सरफेस है जिस पर ए ऊपर ब्लॉक कांटेक्ट में था, ये ऊपर ऐसे था ना ब्लॉक ए,
ऊपर, तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है क्या, N1 ही आएगा, N1, क्योंकि ये सरफेस और ये सरफेस सेम ही है, यही कांटेक्ट में थी, ठीक है। तो N1 से उधर ऊपर लग रहा है, इस पर नीचे लग रहा है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब ये बी वाला ब्लॉक जो है वो नीचे से भी कांटेक्ट में है, तो इधर से भी कांटेक्ट में, तो इधर से ऊपर की तरफ क्या होगा, इसके पास नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे करके ये नॉर्मल रिएक्शन, अब ये सरफेस कांटेक्ट वाली सरफेस अलग है तो N2 लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें प्रॉपरली शो करके दिखाया है कि कौन सी सरफेस से शुरू हो रहा है, ठीक है। बाकी अगर मैं इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँ तो सिंपल ऐसे ही लिख दूं कि N2 ऊपर, N1 नीचे, MBG नीचे, वो तो एक ही बात हो जाएगी, फिर तो ऐसे हो गया कि आसान चीज हो गई। लेकिन मैंने इस तरह से तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम ये समझो कि N1 जो है वो ये ऊपर वाली सरफेस की वजह से आ रहा है, N2 जो है वो नीचे वाली सरफेस की वजह से ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है भाई, इसको समझे बिना फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये तुम्हारा बेस बना रही हूं मैं, ठीक है। अभी आने वाले एक दो लेक्चर्स और हैं, फिर उनमें मतलब इस लेक्चर के बाद जो लेक्चर्स आएंगे ना, फिर उसमें असली दिमाग घूमता है ना। इसीलिए मैं पहले ही आराम से धीरे धीरे तुम्हारा बेस बना के चल रही हूँ, ताकि तुम वहां पहुंचो तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, हर बात पहले से तुम्हें पता हो, ठीक है। ये बात हो गई भाई हमारी, ठीक है। तो इस तरह का भी हमने बना के देख लिया, और भी देखते हैं। तो ये तो हमने नॉर्मल और वेट वाले तो हमने देख लिए, तो चलो अब ऐसा कोई देखते हैं जिसमें रस्सी वगैरह आती हो, ताकि ये भी तो पता चले कि भाई रस्सी वस्सी जैसा कुछ होता भी है कि नहीं। तो हम रस्सी जैसा कैसा बनाएंगे, हमने ऐसे किया, ये एक ऐसा ब्लॉक है, ये कलरफुल बनाने में मुझे बड़ा मजा आता है, इसलिए बनाती हूँ मैं, है ना। ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा। तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे बताओ। ये रस्सी अलग है, ये रस्सी अलग है, ऐसा तो है नहीं ये दोनों रस्सियां सेम है क्या, कहीं से तुम्हें सेम रस्सियां लग रही हैं, नहीं ये सेम नहीं है, ठीक है। फिर अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ mg लगा देंगे, ये आंख बंद करके mg तो लगा ही देना है। तो फिर और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर जाते हुए, वेरी गुड, अब की बार तुमने सही पॉइंट पकड़ा है, ठीक है। तुम्हें पता है, मे बी पॉसिबल कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतने आराम आराम से धीरे धीरे क्यों कर रही है। मैं इसलिए धीरे धीरे कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है ना कि तुम कहाँ अटकोगे और कहाँ नहीं अटकोगे, ठीक है। तो इसीलिए अभी तुम जब ये चीजें पढ़ ली ना, अब देखना, अब आगे बढ़ना, चीजें तुम्हें आसान लगेंगी, ठीक है। तो अब ये T1 हो गया, अब ये वाला देखो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे ध्यान दो, ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अब कैसे बनाओगे तुम, ऐसे करके, ये अवे फ्रॉम द, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंशन बन गई, बस यही तो फोर्स दिखाने है तुम्हें। अब तुम ये अगर अपना ब्लॉक बनाओगे इधर, ये ब्लॉक बना दिया, तो हम क्या कर देंगे कि भाई हमारा नीचे की तरफ लग रहा है mg, और ऐसे लग रही है टेंशन, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रही है, और ये एक, अब इधर ये T2 टेंशन लगेगी, उधर T1 लिखा था, तो क्योंकि दोनों अलग अलग रस्सियां हैं तो अलग अलग रस्सियों में अलग अलग टेंशन, ठीक है। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक, क्लियर है इतनी बात, समझ गए आसानी से, ठीक है। चलो अब आगे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग 0.5 मीटर दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इस चीज को, क्वेश्चन है हमारा, देखो, वन एंड ऑफ स्ट्रिंग 0.5 मीटर लॉन्ग, ये जो स्ट्रिंग है, इस फिगर में तुम्हें ये स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, ये स्ट्रिंग जो कि कितनी है, 0.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। इसका वन एंड, इसका एक एंड इज फिक्स टू अ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए पर यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, इस रस्सी का एक एंड, एंड द अदर एंड इज फास्टेंड, मीन्स बंधा हुआ है, टू अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, ये रहा स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। देख लो क्वेश्चन, समझ लो पहले आराम से, ठीक है, अब दिख रहा होगा आई थिंक आराम से। तो वन एंड, ये जो रस्सी है, ये रस्सी पूरी जो है वो हमारी 0.5 मीटर की है, और इसका एक एंड पॉइंट ए से बंधा हुआ है, दूसरे एंड पर ये मास कुछ ऑब्जेक्ट से, छोटे छोटे से ऑब्जेक्ट से बंधी हुई है। इसका वेट, वर्ड को पकड़ो, क्या लिखा है, वेट, mg है, ये एम नहीं है, ठीक है, मास 8 नहीं है,
mg इक्वल्स टू 8 है, ये है बात, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स F, इसका मतलब ये जो देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स F लग रहा है, until it is 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू A, यानी कि ये इससे 0.3 मीटर इस तरह से हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे ऐसे F फोर्स लगाया जाता है इस तरह कि ये इससे 0.3 मीटर दूर हो जाती है। तो अब हम क्या कहेंगे कि फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टेंशन T एंड द फोर्स F, यानी कि तुम्हें T और F बताना है, T और F बताना है। तो T तुम्हारी ये लग रही है T और ये फोर्स F, तो अब तुम कैसे बताओगे? अब तुम्हें क्या ध्यान देना है, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हम क्या करें, अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम मेरा क्या होगा, अब इस पे इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखो ये है मेरा वो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर इधर की तरफ क्या लग रहा है, फोर्स F, और इधर की तरफ ये लग रही है टेंशन T, और इधर की तरफ लग रहा है कि 8 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। अब क्या तुम्हें कोई, अब जब भी देखो, जब भी कोई फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होता है तब तब हम उसे रिजॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, तब तब हम उसे रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व मतलब कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तो अब कंपोनेंट करोगे तुम इसके, ठीक है, तो कंपोनेंट करोगे तो इस एक्सिस के अलोंग करोगे, इस एक्सिस के अलोंग करोगे। अब कंपोनेंट करने के लिए भाई तुम्हें चाहिए एंगल, एंगल चाहिए है ना, या तो इसके साथ एंगल बता दो या फिर इसके साथ एंगल बता दो। अब एंगल तो दिया नहीं, तो क्या करोगे, अब तुम देखो क्लू देखो, ये वाली साइड दे रखी है 0.5 मीटर, ये वाली साइड दे रखी है 0.3 मीटर। मैंने स्टार्टिंग में पहले भाई कई बार क्वेश्चंस कराए तो मैंने तुम्हें ये बताया है कि जब भी कोई राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है, राइट, तो मैंने जैसे अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि अगर एक साइड और ये दो साइड, मतलब अगर एक साइड 4 मीटर की है, ये 3 मीटर की है, तो ये वाली 5 मीटर की होगी। पाइथागोरस से सॉल्व होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ये सब बात है। लेकिन कभी कभी हमें जल्दी आंसर निकालना होता है तो कुछ चीजें हमें पहले से ही याद होनी चाहिए कि ये कैलकुलेशन तो आनी ही आनी है। जैसे ही मैंने कहा कि अगर इस तरह का कंडीशन है, ये 0.4 है तो ये 0.3 है तो ये 0.5 आएगा। ऐसे ही अगर मैं कह दूं कि ये 30 है, ये 40 है, तो फिर ये 50 आना है। तो समझ रहे हो तुम, एक ही रेशियो में आते हैं ये सारे, ठीक है। तो तुम्हें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तुमने फाइंड कर लिया है कि ये ए बी जो होगा वो कितना होगा, 0.4 मीटर। बच गए हम, 0.4 मीटर आ गया। तो अब हम इससे ये एंगल पता कर सकते हैं, ये एंगल क्या होगा। अब बताओ कैसे एंगल पता करें, मुझे चाहिए कोई थीटा चाहिए, अब मैं कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह निकाल लेती हूँ। तो अब तुम सोचो कि अगर मैं इसका साइन थीटा लूं, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, वैसे मुझे ये 0.4 निकालने की भी जरूरत नहीं थी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देती मैं अगर, तो कॉस थीटा निकाल सकती थी, है ना। तो देखो कॉस थीटा निकालती हूँ मैं, कॉस थीटा ले लेती, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है, बेस क्या है 0.3 और हाइपोटेनियस क्या है 0.5, यानी कि 3/5। तो अब बताओ कौन सा ऐसा एंगल है जिसमें 3/5 होती है कॉस थीटा की वैल्यू, तो किसकी होती है, बिल्कुल सही सोचा है तुमने, थीटा विल बी 53 डिग्री, ठीक है। तो थीटा विल बी 53 डिग्री, तो यानी कि ये मेरे को 53 डिग्री मिल गया। तो मैं इस साइड निकाल सकती हूँ टी कॉस 53, और इधर ऊपर इसका कंपोनेंट कर सकती हूँ टी साइन 53। साइन 53 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, साइन 53 की वैल्यू 4/5, ठीक है। ये मैंने तुम बेसिक मैथमेटिक्स में बताया ही था, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब ये चीज बैलेंस्ड कंडीशन में है तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड वाले के बराबर होंगे, ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले के बराबर होंगे। तो बस इसी तरह से बैलेंसिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, टी साइन 53 इज इक्वल टू 8। तो t मुझे पता करना है, साइन 53 की वैल्यू मैंने अभी क्या बोली 4/5 इक्वल्स टू 8। तो t इज इक्वल्स टू 8 इंटू 5/4, यानी कि ये हो गया 4 से 8 जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 20 न्यूटन, ठीक है। तो मेरे को टेंशन निकल आई। फिर उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये वाले ऊपर नीचे वाले कर लिए मैंने, t cos 53 इज इक्वल्स टू एफ। अब टेंशन में निकाल चुकी हूँ, टेंशन निकाल चुकी मैंने 20 निकाल दी, cos 53 की वैल्यू 3/5 हो गई, इक्वल्स टू एफ क्या आ जाएगा, एफ इससे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से मैं 20 को काटूंगी तो 4 बार, और 4 इंटू 3 12, ठीक है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या आ गया 12 न्यूटन। क्लियर है ना, इतना
मेरा T इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आया था 20 न्यूटन। तो यही दोनों चीजें पूछी थी हमसे, तो हमने निकाल दी। ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब कहता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट। ठीक है, ये जो ब्लॉक है मास m का, ब्लॉक ऑफ मास m इज एट रेस्ट ऑन अ रफ वेज एज शोन इन द फिगर। इस रफ वेज पे जो दिखाया है उसी तरह से ये वाज रेस्ट पर है। ठीक है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। अब हमें ये बताना है कि ये ब्लॉक जो है, ब्लॉक के ऊपर ये वेज कितना फोर्स लगा रहा होगा। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन मैंने रखा ही इसलिए ताकि तुम आगे ये अपना दिमाग लगा सको कि इसे करना क्या है। तो तुम सोच रहे होगे कि ये तो ब्लॉक ये रहा और ये इसके कांटेक्ट में भी है ना। तो फिर तुम्हारे दिमाग में चलो, ये एक तो हमने कहा कि भाई mg तो इसके ऊपर नीचे लग रहा है, ठीक है, बट mg तो अर्थ की वजह से लग रहा है। और क्वेश्चन तो पूछ रहा है फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर क्या लगेगा। तो हमने कहा कि ऐसे करके ये नॉर्मल लगता है। ठीक है, तो क्या बस ये नॉर्मल ही लगेगा? नहीं, पहले देखो क्यों क्यों नहीं लगेगा। वो इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये ब्लॉक, अभी मैं कहूं कि ये mg है, ठीक है, या फिर मैंने क्या किया इस mg को मैंने रिजोल्व कर लिया, क्योंकि जैसे ये थीटा है एंगल, उसी तरह से ये वाला एंगल क्या बन जाता है हमारा थीटा। ठीक है, कैसे बनता है देखो एक बार ध्यान से समझना। ये इस तरह से ट्राइंगल बना एक, ठीक है, तो ये थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा तो फिर से ये क्या हो जाता है थीटा। ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा मिलता है मुझे, तो इसीलिए ये वाला एंगल क्या बनता है मेरा थीटा। तो जब ये थीटा बन गया तो ये इधर मैंने क्या रिजोल्व कर लिया mg cos थीटा, मतलब हम mg को रिजोल्व कर रहे हैं। अब तुम कहोगे आप तो हमेशा तब रिजोल्व करती हो जब x एक्सिस या y एक्सिस के अलोंग नहीं होता। तो मैंने क्या कहा था कि रिजोल्व 90% केसेस में ऐसे हो जाता है। तो ये तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि हम तभी रिजोल्व करेंगे, रिजोल्व तो कभी भी कर सकते हो। और ये mg sin थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, ये कौन ब्लॉक m जो है वो रेस्ट पर है। तो रेस्ट पर इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्स एक दूसरे से बैलेंस हो रहे होंगे, बैलेंस होना जरूरी है ना, तभी तो रेस्ट पर रहेगा। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस वाली बात बताई थी। ठीक है, तो mg cos थीटा चलो मान लिया कि n से बराबर हो गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इस mg sin थीटा को कोई तो होना चाहिए कैंसिल करने वाला, तभी तो तभी तो ये रेस्ट पे हो पाएगा। इसीलिए क्या होगा कि इसके ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा फ्रिक्शन का फोर्स, यानी कि ये ब्लॉक इसके ऊपर तभी रेस्ट पे रह पाएगा जब इस पे फ्रिक्शन होगा। ठीक है, अगर इस पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये रेस्ट पे रह ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इसका mg sin थीटा की वजह से ये नीचे गिर जाएगा। ठीक है, चलो, पर अभी तो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन किस पर है? वेज पर है। ठीक है, फ्रिक्शन किस पर है? इस वेज पर, वेज और इस ब्लॉक के बीच में। इसीलिए द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द, नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स बताओ तो। नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक बाई वेज विल बी, क्या हो जाएगा, एक हमारा ये इस तरफ से पूरा n ऊपर और ये f इस तरह से, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब तुम एक बात बताओ, ये f जो है वो mg sin थीटा के बराबर है। ठीक है, ये f जो है वो mg sin थीटा के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे करके हम ऐसे बना सकते हैं इसको, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे भी तो बना सकते हैं। अच्छा, तो ये f जो है वो mg sin थीटा के बराबर है, ये n जो है वो mg cos थीटा के बराबर है। तो ये जो n और f का मैंने रिजल्टेंट ये जो लिखा है इधर, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, जो रिजल्टेंट लिखा है वो कहीं ना कहीं ये रिजल्टेंट इसके बराबर नहीं होगा, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये रिजल्टेंट। तो यही चीज किसके बराबर होगी? यही चीज किसके बराबर होगी? mg के बराबर। तो नेट फोर्स एक्चुअली कितना लग रहा होगा इसके ऊपर? mg बाय द वेज। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द टेंशन T1 एंड T2।
T1 और T2 टेंशन आपको डिटरमाइन करनी है। ये T1 और T2 कहाँ है, ये रही T1 और ये रही T2। अभी अभी ऐसा ही क्वेश्चन किया बिल्कुल हम लोगों ने, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसी फिगर में अगर ध्यान दें, देखो फिगर पे ही करने में थोड़ा सा अच्छा रहता है, ऑलरेडी बना ही हुआ है फिगर। तो अब क्या करोगे, देखो इस 4 किलोग्राम वेट है, 4 किलोग्राम इस पे वेट लग रहा है, तो 4 नीचे करके फोर्स लग गया इस पे। अब मैं इसके काम करती हूँ, एक फ्री बॉडी डायग्राम बना देती हूँ। ये 4 नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, 4G, मतलब mg के बराबर फोर्स। ये ऊपर इस तरफ ही कैसा लग रहा होगा, T1, और इधर क्या लग रहा है, T2। ठीक है, अब तुम देखो कि ये जब 60 डिग्री है, तो अगर मैं इस तरह से एक लाइन खींच दूं और ये ऐसे राइट एंगल बना दूं, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये वाला एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो T1 जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, T1 वर्टिकल के साथ 30 डिग्री। तो अब मैंने क्या कहा था तुम्हें, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अलोंग ना हो तो तुम रिजॉल्व कर दो उस वेक्टर को, मैक्सिमम केस में हो जाता है। तो इधर ये हो जाएगा T1 cos 30 और इधर हो जाएगा T1 sin 30। ठीक है, अब ये चीज बैलेंस्ड है, कुछ कहा तो यानी मूव तो कर नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे, और सारे फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। तो पहला क्या करते हैं, T1 cos 30 इज इक्वल टू 4G। ठीक है, पहली इक्वेशन बनाई हमने। तो T1 cos 30 की वैल्यू √3/2 और 4G की वैल्यू 10। तो इस तरह से T1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80/√3। और क्या कर सकते हैं, जब नीचे रूट का कोई वैल्यू हो तो उस सेम वैल्यू का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है कि नीचे अभी ये √3 मल्टीप्लाई √3 बन जाएगा 3। तो ये तो मैंने तुम्हें कैलकुलेशन के लिए बता दिया था, है ना। 80 अगर ये जैसे ऊपर 90 होता तो 3 से काट देते, कट जाता, 3 के टर्म्स में कट पाता तो। बट जब भी नीचे रूट आए तो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आंसर लिख देना इनमें से। फिर बात आती है दूसरा, ये हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस बैलेंस करते हैं। T2 इक्वल्स टू T1 sin 30। ठीक है, तो T2 मुझे पता करना है, T1 अभी अभी पता किया है, कितना आया था 80/√3। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो T2 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे लिख ही देते हैं ना, इतना ही काफी है, T1 इज इक्वल्स टू 80/√3 भी लिख सकते हैं, है ना। ये T2 इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा मेरा 40/√3। ठीक है, 40/√3, बस इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। अब दिख रहा है, अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग शोन इन द फिगर, T2 फाइंड करना है। तो अब तो तुम कर लोगे, एक मास है 10 kg का, ये रहा 10 kg का मास। ठीक है, ये पता है यहाँ पे बना दिया है, लेकिन असल में हमें यहाँ पे बनाना चाहिए था, यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ बना दिया है। तो अब क्या हो रहा है कि इस पर ये नीचे की तरफ ये T1 दिखा रहे हैं, इधर तो मैं T2 पता करना है एक्चुअली। ये T2 है और इधर ये T3 है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो मेरे पास ये रहा ब्लॉक। ठीक है, अब ये जो नीचे की तरफ इधर ये ऐसे T1 दिखाया जा रहा है, असल में ये है क्या, ये वही mg है। ठीक है, क्योंकि कोई रस्सी तो है नहीं ना नीचे की तरफ। फिर उसके बाद इधर जो जा रहे हैं ये T3 है, और इधर जा रहे हैं वो T2 है। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये T1 और T2 जो है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। तो तुम क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन खींचोगे, ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देखो, और ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से मैंने सीधी लाइन खींची, तो उससे क्या हुआ, ये 90 डिग्री मिला, तो ये 30 डिग्री, तो फिर ये वाला 60 डिग्री, क्योंकि टोटल सम मुझे क्या करना है 180 करना है। ऐसे ये भी 90 डिग्री, तो ये 60 है, तो ये 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसका मतलब ये है कि ये अगर मैंने वर्टिकल लाइन खींची, तो वर्टिकल लाइन के साथ T2 वाली जो लाइन एक्सेस है वो कितना बना रही है एंगल, T2 जो है वो 30 डिग्री बना रहा है, और T3 वाला 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, अब तो तुम्हें इन्हें रिजॉल्व करना है। तो रिजॉल्व कैसे करोगे, चलो अभी रिजॉल्व करते हैं इसे दूसरे कलर के पेन से। तो इधर आ जाएगा मेरा T3 साइन 60, और ऊपर आ जाएगा T3 cos 60। ठीक है, अब इसका इधर देखेंगे तो ये
T2 साइन 30, T2 साइन 30 और ऊपर ही जाएगा हमारा क्या, T2 cos 30। ठीक है, बना दिए मैंने सारे फोर्सेस। अब तुम क्या करोगे, ये ऊपर वाले फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड वाले फोर्स राइट हैंड साइड वालों के बराबर। ठीक है, तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, इक्वेशंस बनेगी हमारी, एक बनेगी T2 इक्वल्स टू T2 साइन 30, हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स कर रही हूं मैं, T इक्वल्स टू T3 साइन 60 के बराबर, पहली इक्वेशन। फिर इधर आ जाएगा T2 cos 30 प्लस T3 cos 60 बराबर T1 जो कि किसके के बराबर होगा, mg के बराबर। और mg कितना है, 10 इंटू 10 करेंगे, 10 इंटू 10, क्योंकि मास 10 ग्राम दे रखा है ना, देखो ये 10 केजी मास दे रखा है ना, तो 10 इंटू 10। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पहले वाली इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। ये दूसरी इक्वेशन बन गई है, पहली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या, T2 साइन 30 इक्वल्स टू T3 साइन 60। इससे क्या होगा कि हम रिलेशन ले आएंगे, एक रिलेशन मिल जाएगा। तो T2 साइन 30 की वैल्यू 1/2, T3 साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो इस तरह से मुझे मिला कि T2 इज इक्वल्स टू √3 T3। ठीक है, मुझे फाइंड क्या करना है, T2 फाइंड करना है ना क्वेश्चन में, T2 फाइंड करना है। एक चीज मुझे ये मिल गई, अभी तो मुझे ये रिलेशन मिला है। अब जो मेरी दूसरी इक्वेशन है, क्या है दूसरी इक्वेशन, T2 cos 30 प्लस T3 cos 60 इक्वल्स टू 100। ठीक है, T2 तो T2 ऐसा ही लिखा रहने दो, cos 30 की वैल्यू √3/2 प्लस T3 कितना है, T2/√3। इसी वाली इक्वेशन से उठाया, T3 इक्वल्स टू T2/√3, cos 30 की cos 60 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 100। बस अब इसे सॉल्व करना बाकी रह गया, T2 से कॉमन ले लेते हैं, T2/2 कॉमन आ जाएगा। अगर तुम देखो तो ये √3 प्लस 1/√3 ये चीज आ रही है, इक्वल्स टू 100, है ना। अब ये अगर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, T2/2 यहाँ पर तुम √3 एलसीएम कर दो, यहाँ पे हो जाएगा ये अब देखो क्या होगा, अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इसमें नीचे भी √3 का मल्टीप्लाई और नीचे ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो क्या होगा, नीचे एलसीएम सेम हो जाएगा और ऊपर क्या बन जाएगा 3। ठीक है, समझ रहे हो, तो ऊपर बन गया 3 और फिर प्लस 1 इक्वल्स टू 100। फिर हम क्या कर सकते हैं, T2 इक्वल्स टू, ये हो गया T2 इक्वल्स टू लिखेंगे अब 100 इंटू √3 इंटू 2/4। ठीक है, तो फाइनल आंसर विल बी 50√3। ठीक है, 50√3 कैसे किया, 4 से इसको काटा 25 बार, 25 का 2 में मल्टीप्लाई किया तो 50 और ये √3। ठीक है, तो 50√3 न्यूटन। क्लियर है, तो हमारा 50√3 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलीज इज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ। देखो बोल रहा है स्मूथ है, नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, पुली पुली का जो है वो स्मूथ है और नेग्लिजिबल मास है। ठीक है, बोल रहा है फॉर द सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, एफ नेट 0 होना। ठीक है, एफ नेट 0 होना, तो एंगल थीटा क्या होना चाहिए। तो देखो अब सारा क्वेश्चन हम इसी फिगर पे कर सकते हैं। देखो तो मैं इसी फिगर पे करके दिखाऊं, ये देखो इस पे इसकी वजह से mg लगेगा, इधर भी नीचे mg लगेगा। ठीक है, इस पे mg लग गया मेरा। अब क्या होगा कि जितना mg लगेगा उसकी वजह से देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ टेंशन, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ टेंशन। ठीक है, वैसे ये बात सही है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रस्सी एक अलग है और यहाँ से लेके यहाँ तक की एक रस्सी अलग है। ठीक है, बट ये mg बराबर ये जो सिचुएशन है, इधर सिचुएशन से मुझे पता चला कि t इक्वल्स टू mg और इधर से मुझे पता चल रहा है कि t इक्वल्स टू mg। ठीक है, यहाँ से ये दोनों मुझे यही बता रही है। तो ये वाला देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये t, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ये ऐसे t, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ऐसे t, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो ऐसे t।
अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो इस तरह से टी और फिर यहाँ पर इस तरह से टी। बताओ लगाना सीख गई कि नहीं, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास कंडीशन होगी कि ये वाले टीज पे ध्यान देंगे, इन टी, इस पे और इस पे। तो मतलब मेरा ध्यान किस पे होना चाहिए, अब मेरा ध्यान होना चाहिए इन टी पे। ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये एक की वजह से ये वाला थीटा है, तो ये वाला भी थीटा होगा, तो इधर से ये टी कॉस थीटा और फिर ये इसका भी टी कॉस थीटा। किस किस का, इस वाले की वजह से टी कॉस थीटा और एक बार इस वाले की वजह से टी कॉस थीटा, दोनों की वजह से हो गए। तो ओवरऑल मेरे पास, हाँ अब यहाँ पर ये √2mg नीचे की तरफ लगेगा इसके ऊपर। तो बस अब क्या क्वेश्चन में कुछ बचा भी है, अब तो सॉल्व हो गया सारा। क्या हुआ मेरा, √2mg इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा। ठीक है, हम जानते हैं, हमें ये पता चला, अभी ऊपर पता चला था t इक्वल्स टू mg था, है ना। तो √2mg इक्वल्स टू 2 फिर mg cos थीटा। तो mg से mg कैंसिल, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये 1/√2 इक्वल्स टू cos थीटा। तो इससे मुझे पता चला कि थीटा विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो थीटा क्या हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन को तो तुम्हें कर लेना चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो तुम करके लेके आओगे, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे, ताकि जो भी मुझे सही इसका आंसर बताएगा उसका नेम मैं नेक्स्ट क्लास में अनाउंस करूंगी। ठीक है, इसके बाद मैं तुम्हें सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और सीडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर कल कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं आप, क्योंकि अब जितना भी कॉन्सेप्ट है ना वो सारा क्वेश्चन से ही सीखेंगे। तो इस वाले ये क्वेश्चन भी बिल्कुल देखो तुम, सेम वही तो है, ये वाले पैटर्न पे क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, 2-3 क्वेश्चन करा दिए मैंने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो मुझे बताएगा उसका नेम जो है वो मैं अनाउंस करूंगी। सो इसको जूम भी कर दिया है, आराम से इसको देख लेना, पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है, कमेंट्स में। ओके, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं और लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट कर देना तुम्हारा जो भी व्यू है, तुम्हें पसंद आया कि नहीं आया, जो भी है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक है, सो बाय बाय, टेक केयर एंड नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।